सभी को नमस्ते। तो आज हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से कुछ वास्तविकताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप अपने दोनों हाथ इस तरह से कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप दोनों हाथों के बीच में जो खाली जगह है उसको देखें और कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं जैसे हाथ है या आगे कोई चीज़ है उन चीज़ों पे ध्यान न जाए, केवल खाली जगह पर ही पूरा ध्यान रहे। जी, तो क्या आप देख पा रहे हैं? या कोई चीज़ है वही बीच में आ रही है? ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम कह रहे हैं कि इकाई कोई है, उस पर ध्यान नहीं जाए। तो इकाई हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो सभी ओर से सीमित है, इसकी कोई बाउंड्री है। तो हमारा भी अभ्यास है कि कोई इकाई ही देख पा रहे हैं, इकाई नहीं है, हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये देखने से ये तो ध्यान जा रहा है कि ये दोनों हाथों के बीच कुछ नहीं नज़र आ रहा। या तो सामने की कोई इकाई पे ध्यान जाएगा या साइड वाली इकाइयों पर ही ध्यान जाएगा। बीच में कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ खाली जगह दिख रही है। लेकिन ये तो ध्यान जा रहा है कि ये खाली जगह तो है। ये एक दूरी के रूप में जो देख पा रहे हैं, ये खाली जगह भी एक वास्तविकता है। लेकिन वैसे बोलचाल में कहते हैं हम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा का प्रयोग करते हैं कुछ नहीं है, यानी है फिर भी। तो ये भी एक वास्तविकता है, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब केवल इतना भर एक सेंस जाता है कि दो इकाइयों के बीच एक खाली जगह तो रहती है, लेकिन ये कोई चीज़ है, ये अभी हमें नहीं स्वीकार होता। लेकिन इतना स्वीकार होता है कि एक खाली जगह नाम जिसका हम ले रहे हैं वो एक वास्तविकता तो है। ये जो झलक मिलती है किसी वास्तविकता के होने की, इसको कह रहे हैं कि हमें भास होता है। किसी वास्तविकता के होने की झलक मिलना, उसका एक सेंस है, कुछ तो है। नाम दे ही दिया हमने, खाली जगह, इसी को हम कह रहे हैं स्पेस। तो स्पेस नाम दिया है तो कोई वास्तविकता का ही दिया है। चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। आप आंखें बंद कर लें। जी, और अब कल्पना करें कि इस पूरे अस्तित्व में कोई भी इकाई नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल, और केवल स्पेस ही स्पेस है, बिना इकाइयों के। अपनी कल्पना शक्ति को लगाएं और बिना इकाइयों के केवल स्पेस के होने की कल्पना करें। जी, तो क्या देख पा रहे हैं? क्या आपने कोई ऐसी कल्पना कर पाया जहाँ केवल स्पेस और इकाई कहीं भी नहीं है, कोई भी इकाई नहीं है? कोई कर पाए कल्पना? चलिए इसको थोड़ा उल्टा करते हैं। थोड़ी देर के लिए डार्क सा हाँ, वो आँखों के आगे का जो होता है उसको आप देख पा रहे होंगे।
नहीं, मैं ऐसी कल्पना पूरे कर पाई। पूरे पूरे अस्तित्व को हम केवल स्पेस के पर हम रूप तो थे में। ही वहाँ पर, हम देख रहे थे, तो मैं खुद को तो एक इकाई के रूप में फील कर ही पा रही थी। ठीक है, इसको रिवर्स कर लीजिए। अब स्पेस नहीं है, केवल इकाइयाँ हैं। इसको भी आप एक बार अपनी इमेजिनेशन को लगाएं और देखें कि क्या ऐसा हमारी कल्पना देख पाती है या ऐसी स्थिति की हम कल्पना कर पाते हैं। केवल इकाइयाँ हैं, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। जी, कोई कल्पना कर पाए? जैसे बिल्कुल पैक्ड, जैसे होता है ना डब्बे पे डब्बा रखा हुआ भर दे। तो सभी इकाइयाँ इकट्ठी हो गई, हाँ, लेकिन फिर भी देख पा रहे कि इकट्ठी हैं, फिर भी वो अलग अलग है। तो इसका मतलब कोई तो स्पेस बीच में है। स्पेस तो है। और यदि बीच में भी नहीं है तो सारी इकट्ठी करने पर फिर उसको फैला के देखिए कि वो इकाई जो एक बन गई वो कहाँ तक है। तो फिर इकाई है तो फिर उसकी बाउंड्री कहीं न कहीं आती है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी कल्पना जो है वो अस्तित्व की इस वास्तविकता से भिन्न हो जाए, ये संभव ही नहीं है। इकाई और स्पेस ये दो वास्तविकताएं हैं अस्तित्व में। इस वास्तविकता से भिन्न कल्पना करना भी संभव नहीं है। हाँ, आप इकाइयों का आप रूप बदल सकते हो, कल्पना में ये ताकत है। मिलाकर कोई नई भी क्रिएशन के रूप में कर सकते हो। तो इतना तो कल्पना में कर सकते हो कि जो है उसको थोड़ा भिन्न प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन है नहीं उसकी कल्पना कर सकते, ये होता ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आपसे कहें कोई एक बंदर है ना, और उसके सींग हैं, कल्पना कीजिए, तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे क्योंकि सींग किसी दूसरे जानवर के हैं। हमने मिक्स कर दिया, तो कल्पना में चित्रण जो है मिलाकर नए भी बनते हैं। लेकिन हम कहें कि एक ट्राइएंगुलर सर्कल की इमेजिनेशन करें आप, ट्राइएंगुलर सर्कल, तो ये तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हमारी कल्पना की भी सीमा है। ये ध्यान रहे कि हम कुछ भी कल्पना कर लें ऐसा भी नहीं है। वास्तविकताओं से हम भिन्न कल्पना कर सकते हैं, ये भी कल्पना की ताकत है। लेकिन कुछ भी कल्पना कर लें ये भी संभव नहीं। तो अस्तित्व में जो मूल वास्तविकताएं हैं उससे भिन्न कल्पना नहीं कर सकते। तो हमने इकाइयों के तो बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन करते ही हैं। थोड़ा सा इसी स्पेस को जिसका भी हम सेंस कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो बोलचाल में हम कहते हैं कुछ नहीं है दोनों हाथों के बीच, और फिर हम ध्यान दिलाते हैं कि क्या इन दोनों हाथों के बीच कुछ भी नहीं है। तो अक्सर तो मोटे रूप में बात होती है तो लोग यही कहते हैं कुछ भी नहीं है। फिर हम कहते हैं कि क्या हवा भी नहीं है, फिर ध्यान जाता है, अरे नहीं, हाँ हवा तो है। तो इसका मतलब कोई वास्तविकता है वो सूक्ष्म रूप में भी होती है। हवा है, वायरस है, परमाणु है। तो ये आंखों से नहीं दिख रहे तो क्या ये है नहीं ना। लेकिन यदि ये है तो इसके होने का कोई प्रमाण तो है ही, और हम किसी दूसरे तरीकों से इन सूक्ष्म वास्तविकताओं को पहचान ही लेते हैं यदि हमारी ज़रूरत है तो। अब वही वायरस आंखों से नहीं दिख रहा होता, लेकिन हमारी ज़रूरत पड़ी कोविड में, तो फिर उसके जेनेटिक कोड को स्टडी करके फिर वैक्सीन्स बनाए गए। तो इसका मतलब आवश्यकता पड़ती है तो सूक्ष्म वास्तविकताओं के होने का हम और किसी तरीकों से अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन यदि ये हम मान लें नहीं 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 दिखता नहीं है तो है ही नहीं, तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। चलिए तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं
आप इसको दीवार को देख पा रहे हैं या इसको स्मार्ट बोर्ड को देख पा रहे हैं, और हम जब इस पे कुछ भी लिख रहे हैं तो क्या लगता है, ये आपको ये जो लिखा है स्पेस रियलिटी, इसको देखने में किसी भी तरह की कोई आप बाधा महसूस कर रहे हैं? यदि आंखें स्वस्थ हैं, बीच में कोई इकाई नहीं है, तो फिर किसी भी इकाई को हम परस्परता में देखते हैं तो स्पेस चीज़ों को देखने में बाधक नहीं है। यदि कहीं बाधा होगी, मान लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा धुआं हो जाए, तो फिर तो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, धुआं है वो भी इकाई ही है, कि फाइनली वो एटम के लेवल पे या मॉलिक्यूल के लेवल पे जाएंगे तो वो छोटी इकाइयाँ हैं, और बहुत सारी इकाइयाँ हैं वो साथ में हैं। तो बाधा होगी तो वो इकाई ही होगी। तो स्पेस एक ऐसी वास्तविकता जो देखने में बाधक नहीं है, इसके आर पार हम देख पाते हैं, तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं। जिसके आर पार देख पाते हैं उसको क्या नाम दें? पारदर्शी। पारदर्शी। तो पारदर्शिता इसकी एक महिमा है, कि एक वास्तविकता है जो पारदर्शी है। एक इसकी महिमा को हम देख पा रहे हैं। थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं कि जो स्पेस है, क्या लगता है ये कोई ऐसी जगह है जहाँ ये नहीं है ना? तो पहले तो इसकी बाउंड्री की और बात करें कि कोई ऐसी एक सीमा आ गई, उसके बाद स्पेस नहीं है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसके बाद फिर वो क्या है और वो कहाँ तक है और फिर उसके बाद क्या है। तो आप कल्पना करिए आँख बंद करके कि आप जाते ही जा रहे हैं और आपके लिए ये रख देते हैं कि कोई इकाई आपकी गति में बाधा नहीं पहुंचाएगी। जितने भी ये चांद सितारे हैं ये सब आपसे हटते जाएंगे। तो आप देखिए, आप केवल स्पेस में जाते ही जा रहे हैं। तो देखिए आप कल्पना शक्ति से कि क्या कोई एक ऐसी जगह आती है जहाँ स्पेस खत्म हो जाता है। जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, बीच में क्या आएगा? स्पेस या फिर कोई इकाई आ गई तो इकाई को हम साइड में कर देते हैं और फिर जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। क्या कहीं कोई बाउंड्री, सीमा कल्पना में समाती हुई दिखती है? इसीलिए ये कह रहे हैं कि स्पेस है, ये कल्पनातीत है। कल्पनातीत मतलब कल्पना से परे। इसका मतलब कि ये कल्पना में समाने वाली वास्तविकता ये नहीं है। तो इसकी एक महिमा ये निकल के आ रही है कि ये हर जगह है। इसमें एक प्रश्न और हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर स्पेस है, ये पेन है, एक इकाई है, सभी ओर से जो सीमित रचना है पदार्थ उसको हम इकाई कह रहे हैं। अब ये इकाई यहाँ से यहाँ आ गई, तो आप बताइए जहाँ पहले स्पेस था वहाँ अब इकाई आ गई, तो अब वहाँ स्पेस रहा या स्पेस नहीं रहा? स्पेस को हटकर इकाई आ गई या स्पेस में इकाई आ गई? स्पेस में इकाई आ गई। तो स्पेस वहाँ है या नहीं है?
अभी हमारा मोटा अभ्यास तो यही है कि वहाँ पर अब खाली जगह नहीं बची क्योंकि कोई चीज़ आ गई। लेकिन हम ध्यान से देखें तो ये पेन अणु परमाणुओं से बना होता है और परमाणुओं के बीच तो बहुत ही ज़्यादा खाली जगह होती है ना। दूसरा एक और प्रश्न उठता है, जब ये इकाई आएगी तो हवा तो हटती है क्योंकि इकाई से इकाई ना जगह चाहिए उस इकाई के लिए, तो वो दूसरी इकाइयाँ जो हैं उनको हटना होता है, इसमें यदि ताकत ज़्यादा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या स्पेस भी हट जाता होगा हवा की तरह? अब यहाँ आप इसको एक्सप्लोर करिए, यदि स्पेस हट जाता है तो प्रश्न ये बनेगा, हटने के लिए हट करके ये जाएगा कहाँ, और जहाँ जाएगा फिर वहाँ क्या पहले से स्पेस नहीं है, और यदि पहले से वहाँ स्पेस नहीं है तो फिर वहाँ क्या है ना? इसका मतलब है कि स्पेस पहले से है तो यहाँ वाला हट के जाएगा कैसे? फिर आप कह सकते हैं कि जी वो सिकुड़ करके थोड़ी सी जगह देता है। तो आप ये देखिए, थोड़ा सा यदि सिकुड़ने वाला मामला है तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि उसमें कोई गुंजाइश थी, जहाँ गुंजाइश थी वहाँ फिर क्या था? जहाँ स्पेस नहीं था तो फिर क्या था? इसका मतलब है स्पेस पहले से ही सब जगह है, जहाँ इकाई है वहाँ भी, और जहाँ इकाई नहीं है वहाँ भी। जो सब जगह होता है उसका कोई नाम दे, जो हर जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी, व्यापक। तो ये व्यापकता इस वास्तविकता की एक महिमा है कि ये हर जगह व्याप्त है, ये इसकी एक महिमा है। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं जी। अब ये इकाई चल रही है ना, तो क्या लगता है इसको अपनी जगह बनाने के लिए, जैसे हवा को तो हटना होगा, दूसरी इकाई आएगी, इकाई को तो हटना होगा। और अभी अभी हमने देखा कि स्पेस तो नहीं हटेगा क्योंकि हटने के लिए कोई गुंजाइश चाहिए, और गुंजाइश से पहले से यदि है तो फिर प्रश्न उठेगा कि वहाँ क्या है। तो ये कैसे संभव है कि एक ही जगह स्पेस भी है, इकाई भी है? भाई जहाँ इकाई नहीं है वहाँ स्पेस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि स्पेस हटता नहीं है, हटता नहीं है तो फिर इकाई जब मूव कर रही है, गति कर रही है, और स्पेस हटता नहीं है, तो फिर इसका मतलब है स्पेस में इकाई मूव कर रही है। तो जहाँ इकाई है वहाँ स्पेस है। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो रहा है कि इकाई भी है, स्पेस भी है? ये दोनों कैसे संभव है? किस विधि से ये हो रहा है? थोड़ा सोचिए, कल्पनाशीलता को लगाइए। आर पार जाया जा सकता है ना, पारदर्शी को देखा जा सकता है। तो पारगामीता के कारण आर पार जा सकते हैं ना इसको। move कर सकते हैं ना। तो हम थोड़ा सा अज्यूम कर ही सकते हैं कि जैसे छलनी है और उसको हम पानी में ऐसे ले चलते हैं तो बहुत कम जहाँ छलनी के है ना रेशे होते हैं, बस वही बाधा है, बाकी पानी जो है वो आर पार रहता है और छलनी उसमें गमन करती रहती है। और यदि ये वास्तविकता कह रहे हैं इतनी सूक्ष्म है कि ये रेशे जो हैं उनके अंदर भी आर पार हो जाती है, ये तो सबसे सूक्ष्मतम वास्तविकता है, तो ये तो कहीं भी बाधा नहीं डाल रही। तो किसी भी इकाई की गति में बाधा नहीं है, ये तभी संभव है जब ये इकाई के आर पार
रहे, तो इकाई उसमें गति करती रहे, और ये इतनी सूक्ष्म वास्तविकता है कि ये जो इकाई से भी आर पार ही रहती है, तो इकाई की गति में बाधा नहीं। ये जो इसकी महिमा है, इसको कह रहे हैं पारगामीयता। ने स्पेस एक पारगामी वास्तविकता है, हर इकाई के आर पार रहता है, इसलिए ये गति में बाधक नहीं है। तो हमने देखा कि इसके व्यापकता, पारदर्शिता और पारगामीयता, ये इस वास्तविकता की महिमाएं हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उस वास्तविकता की ये महिमाएं हैं। हम एक आखिरी एक और इसकी महिमा की ना बात करेंगे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। इस पेन में किसी तरह का कोई आप देखिए कोई मूवमेंट है तो आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत हवा से या मेरे हाथ से हिल रहा है ना? लेकिन कोई भारी चीज़ रखी है, चलो चेयर पे मोबाइल रखा है या कोई चाबी रखी है, तो क्या उसमें कोई मूवमेंट है? हमें नहीं दिख रही है ना। तो हम यही कहते हैं कि इसमें गति नहीं। जैसे पंखा नहीं चल रहा तो इसमें कोई गति है? तो नहीं, दिख नहीं रही। लेकिन हम जब ध्यान दिलाते हैं कि देखिए जो पंखा है ये सब परमाणुओं से बना है, और परमाणु जो है उसमें निरंतर गतिशीलता है, ऐसा हमने स्वीकारा हुआ है, देखा हमने उसको भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना जो प्रयोग किए हैं उससे निष्कर्ष निकाला है कि इसका मॉडल यही होगा। तो उस आधार पे ना जो हाइपोथेसिस लेकर के और फिर आगे चल के जो इंस्ट्रूमेंट बनाए, देखा कि उससे वो काम हो रहे हैं। तो इसका मतलब जैसा उसका स्वरूप सोचा गया वो ठीक निकला है, इस रूप में वो स्वीकार हो गया है। तो ये जो चीज़ें देखते हैं, अभी हमारा अभ्यास स्थूलता को ही देखने का है, इंद्रियों से जो परसीव करते हैं इसको हम इंद्रिय गोचर वास्तविकता कह रहे हैं। सूक्ष्म वास्तविकताएं हैं वो ज्ञान गोचर है, यानी वो समझ में आती हैं ना। तो जैसे अभी पंखे की बात कर रहे हैं कि भाई इसमें गति है सूक्ष्म स्तर पे, अब उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ये इंद्रियों से तो किसी से भी नहीं देखने में आया। दूसरा कह रहे हैं कि देखिए धरती घूम रही है, अब हमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा कि धरती घूम रही है, लेकिन सूरज के सापेक्ष हम कोई चेंज तो देख ही पाते हैं। तो पहले मानते थे कि सूरज घूम रहा है, बाद में फिर किसी ने इसको समझा, बताया कि नहीं सूरज तो घूम ही रहा है, धरती भी घूम रही है। अब धरती हमें घूमती हुई नहीं दिख रही तो क्या ये घूम नहीं रही है ना। और जब धरती घूम रही है तो धरती की चीज़ें भी इसके साथ साथ घूम रही। कह रहे कि लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देखिए कितनी ज़्यादा हुई। हवाई जहाज़ की 1800 होती है, इसकी तो 1,07,000। अब इस स्पीड से ये धरती घूम रही है तो इसके साथ तो ये पंखा भी उसी स्पीड से है ना डिस्प्लेस तो हो ही रहा है, तो ये गति भी है। तो सूक्ष्म स्तर पे भी है, स्थूल स्तर पे भी गति है, लेकिन ये भी ज्ञान गोचर है। तो इसी ज्ञान गोचर विधि से हम इसी स्पेस की एक और महिमा को समझने की कोशिश करते हैं। किस पेन में गति है? निश्चित रूप से गति है परमाणुओं के स्तर पे। प्रश्न ये उठ रहा है कि जो परमाणु है उसमें निरंतर गतिशीलता है, इसको हम कह रहे हैं क्रियाशीलता है। तो वो क्रियाशीलता है और वो है भी ऐसी कि वो निरंतर है, तो कहीं रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। स्थूल रूप में देखते हैं कि किसी भी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वो कुछ दूर चलती है फिर ख़त्म हो जाता है। हम भी खाना खाया काम करते हैं और एक समय बाद फिर भूख लगती है, नहीं खाते तो काम नहीं होता है। मतलब हमारे अंदर यदि ताकत नहीं है तो काम नहीं होता है। ताकत के लिए कोई ईंधन चाहिए ना, ईंधन से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी से हमें ताकत मिलती है, ताकत से फिर काम होता है। तो प्रश्न ये है कि ये जो सारे परमाणु
हमेशा से क्रियाशील है यानी गतिशील है, तो कहीं से तो इनको भी ताकत मिलती होगी। ताकत के लिए उनके लिए भी तो कोई सोर्स ऑफ फ्यूल यानी ईंधन यानी कि ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ऊर्जा के बिना तो ताकत यानी बल नहीं है, बल के बिना फिर गति नहीं होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई फिर इनकी सप्लाई कहाँ से हो रही है परमाणुओं में। तो इसमें हम 3 हाइपोथेसिस लेके चल सकते हैं कि भाई अस्तित्व में, प्रकृति में ये परमाणु एक इकाई है, इसकी अपनी मौलिकता है, प्राकृतिक रूप से इसकी ऊर्जा इसी में रहती है और उसी से इसको ताकत मिलती है, उसी से ये गति करता है। एक हाइपोथेसिस ये हम लेके चल सकते हैं कि ये परमाणु की अपनी मौलिकता है, प्राकृतिक विधि से उसकी ताकत उसी में है। दूसरा ये है कि कोई दूसरी इकाई है, चाहे वो पास हो या बहुत दूर हो, उनका कोई प्रभाव, कोई सप्लाई उनसे मिल सकती है। जैसे सूरज से मिलता है धरती पर, है ना। एक हाइपोथेसिस ये लेके चल सकते हैं कि एक इकाई में दूसरी। अब तीसरा फिर ये भी ले सकते हैं कि भाई इकाई की अपनी मौलिकता है, तो इसको पहले जांच कर सकते हैं। तो इकाई होती है वो सीमित होती है, क्योंकि वो एक सीमा के साथ है इसलिए वो सीमित है। और ये भौतिक विज्ञान में इतना तो हमने पढ़ाई है कि कोई भी सीमित से कोई असीमित चीज़ है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें समा नहीं सकता। किसी भी सीमित में कोई असीमित चीज़ निहित नहीं हो सकती। मोटे रूप में हम देखते हैं कि गाड़ी में कितना भी पेट्रोल डाल दो एक दिन ख़त्म होता है। तो निरंतर हमेशा के लिए ना गतिशीलता के लिए बल उपलब्ध है, उसके लिए ऊर्जा उपलब्ध है हमेशा, तो असीमित ही हो गई। इकाई स्वयं में सीमित है और उसमें ऊर्जा असीमित निहित हो, ये तर्क के आधार पे स्वीकार नहीं होता है। फिर दूसरी हाइपोथेसिस को चेक कर लेते हैं कि भाई दूसरी जो इकाई है उससे सप्लाई होती होगी किसी प्रभाव के रूप में ना। तो फिर अगला ही प्रश्न ये उठेगा कि फिर दूसरी इकाई है उसको कहाँ से मिलती होगी ना। भाई ठीक है, 2 हाइड्रोजन मिलके सूरज में हीलियम बना रहे हैं, उससे एनर्जी निकलती है। प्रश्न ये है कि फिर हाइड्रोजन में कहाँ से आ गई ना। तो कहीं तो जा कर के फिर ये देखना ही पड़ेगा कि वो तो वही उसी में है ही, तो हम उस है ही को देख रहे हैं। अब वो है ही और वो है वो असीमित नज़र आ रही है, निरंतर है, तो वो असीमित के रूप में मतलब कभी भी ख़त्म नहीं हो रही है, उस रूप में निरंतर है, इस रूप में उसको असीमित कह रहे हैं। तो सीमित में असीमित तो नहीं हो रही है। तो दूसरे से यदि सप्लाई होगा तो फिर ये प्रश्न उठता है कि वो दूसरे में कहाँ से आ रही है, क्या उसकी ख़त्म नहीं हो रही है। तो ऐसे तो एक दिन में आपस में ख़त्म हो जानी चाहिए। कुछ तो खुद खर्च कर रहा है, कुछ दूसरों को दे रहा है, तो उसकी भी तो ख़त्म होगी। तो एक दिन तो ये ख़त्म हो जाए। तो फिर इकाई सब सीमित हैं और स्वयं एक इकाई या दूसरी इकाइयों से असीमित नहीं ले सकती ना। बाकी तो हम ऊर्जा को एक इकाई से दूसरी इकाई में पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ असीमित की बात आ रही है परमाणु के स्तर पे। थोड़ा सा और गहराई में जाके देखते हैं कि ठीक है भाई, परमाणु की अपनी एक व्यवस्था है और उसमें उस व्यवस्था में ऊर्जा का कभी भी उस एक निश्चित व्यवस्था में रहते हुए वो कंज्यूम नहीं होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। जब जो निश्चित एक ऊर्जा का लेवल है और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं जब तक वो उसी ऊर्जा लेवल में रहते हैं तब तक वो खर्च नहीं करते। तो हम क्या करते हैं और नीचे जाते हैं और एक अकेला ना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब वो परमाणु में भी नहीं है, प्रोटॉन ले लो या न्यूट्रॉन। अब कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल हो हमेशा घूर्णन गति तो करता ही है। अब घूर्णन गति के लिए भी ताकत चाहिए, ताकत से घूमेगा, ताकत मिल रही है तो कोई ऊर्जा है। तो वहाँ पर प्रश्न उठ गया, इलेक्ट्रॉन भी हमेशा निरंतर रूप से घूर्णन गति कर रहा है। अब वो तो परमाणु में भी नहीं है।
तो अब तो वो एक दूसरे के साथ कोई पॉजिटिव नेगेटिव है, निश्चित ऊर्जा लेवल में है, ये सब लागू ही नहीं हो रहे। प्रश्न ये उठता ही है कि अब उसकी ऊर्जा का स्रोत या क्रियाशीलता का आधार क्या है। अच्छा, इतना ही नहीं है, ये जो परमाणु अंश हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये अलग रहते भी नहीं हैं, और यदि कर भी देते तो ये तुरंत मौका मिलते ही फिर से किसी परमाणु के अंदर ही समा जाते हैं या नया परमाणु बना लेते हैं। तो प्रश्न तो ये भी उठता है कि उनमें ये जो परमाणु के रूप में होने की प्रवृत्ति है या व्यवस्था के स्वरूप में होने की जो टेंडेंसी है, ये कहाँ से आ गई? सभी परमाणुओं में हमेशा व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति। तो फिर तो दूसरा प्रश्न भी बन गया, क्रियाशीलता का ही नहीं व्यवस्था का भी कोई आधार है ना। फिर यही आएगा कि ये तो इसकी मौलिकता है, अपने से ही उसमें है। तो अपने से है तो ये सब में अपने हिसाब से होना चाहिए, मन मर्जी वाला भी नहीं दिखाई पड़ता है। सब में कोई निश्चित ऐसा लगता है कि कोई एक ही आधार हो, उसी के अलाइनमेंट में वो दिखाई पड़ रहा है। और परमाणु को आप कहीं भी ले जाओ, हर जगह उसकी क्रियाशीलता उतनी ही दिख रही है। इसका मतलब कोई आधार है जो उसकी क्रियाशीलता का और व्यवस्था का जो हर जगह उपलब्ध है, सभी इकाइयों को समान रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ एक प्रस्ताव है जांचने के लिए कि इकाई में स्वयं में सीमित में असीमित जो है वो तर्क रूप में स्वीकार नहीं हो रहा। तो फिर ये जिसको हम अभी एक्सप्लोर कर रहे थे, खाली जगह, इसको स्पेस कह रहे हैं कि इसको जांच के देखा जाए कि क्या ये खाली खाली ही कह रहे हैं या ये खाली है भी, या ये भी कोई वास्तविकता है। जो हवा नहीं दिख रही तो क्या हवा है नहीं? तो ये खाली जगह दिख नहीं रही तो क्या ये है नहीं? तो यह एक ऐसी वास्तविकता है जो हर जगह है, सबको समान रूप से उपलब्ध है। यही हर इकाई की क्रियाशीलता का और व्यवस्था का आधार है। इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे आगे अगले सत्रों में। धन्यवाद।